अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ द बायोलॉजी क्लास ऑफ सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं स्टूडेंट्स, वो चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स का टॉपिक है सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, ये सब टॉपिक है। आपका जो मेन टॉपिक था वो रेस्पिरेशन था। हमने डिस्कस किया था रेस्पिरेशन के आगे से दो टाइप्स हैं, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है जिसमें हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज हैं, और एक है सेलुलर रेस्पिरेशन। अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन की टर्म को देखें तो सेलुलर से हमें पता चलता है कि ये किसी सेल के अंदर हो रही है। ठीक है, और रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एट अ टाइम प्रेजेंट होती है। यानी कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ग्लूकोज को यहाँ पे आप लोग कंसीडर करोगे। ठीक है, अब कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड एट अ टाइम जिनमें प्रेजेंट हो, उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। क्योंकि इस कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। जब आप इसको तोड़ते हो तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको मिलती है। इसीलिए रेस्पिरेशन में क्या हो रहा होता है? इसकी कार्बन कंपाउंड की ब्रेकडाउन हो रही होती है ताकि आपको क्या मिल सके? एनर्जी मिल सके। जब आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था स्टूडेंट्स, तब हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कन्वर्ट किया जाता है एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है, तो ये एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड वहाँ से बनकर आया और अब इसकी क्या हो रही है? ब्रेकडाउन हो रही है ताकि क्या बन सके? एनर्जी बन सके। तो अगर हम देखें तो इसके 4 स्टेप्स हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के। सबसे पहले है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, सेकंड है क्रेब्स साइकिल, थर्ड है पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन एंड फोर्थ है रेस्पिरेटरी चेन। बच्चे ये 4 स्टेप्स जो हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की हैं, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि जो उसकी साइट है, जो लोकेशन है जहाँ पे ग्लाइकोलिसिस नहीं होना है, वो बाकी तीनों से डिफरेंट है। ग्लाइकोलिसिस जो है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन जो है, वो साइटोसोल के अंदर होती है। साइटोसोल क्या होता है? साइटोसोल, साइटो से आपने याद रखना है साइटोप्लाज्म, सोल से याद रखना है सॉल्युबल पार्ट। सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। ये जो होती है ग्लाइकोलिसिस का स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप है, कहाँ पे हो रहा है? साइटोसोल में। हर किस्म के सेल में, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, यूकेरियोटिक हो, प्रोकैरियोटिक हो, तमाम सेल में जो फर्स्ट स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन का, ग्लाइकोलिसिस, वो कहाँ पे हो रहा होता है? साइटोसोल में। स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों होता है? वैसे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस है सेल का, वहाँ पे एटीपी बनता है। लेकिन अगर आप ये देखें स्टूडेंट्स, जब आप लोग फूड की इनटेक करते हो, डाइजेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टमक में या स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होती। आपके जो माउथ में सलाइवा है, जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, उनमें भी कुछ एंजाइम्स होते हैं। तो पार्शियल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन, पहले आप जब उसको खाने को चबाते हो तब स्टार्ट हो जाती है, फिर थोड़ी सी केमिकल एंजाइम आ जाते हैं, सलाइवा होता है, तो शुरू वहाँ से प्रोसेस हो जाता है। यहाँ पे भी इसी तरह से सिर्फ रेस्पिरेशन यानी कि ब्रेकडाउन ऑर्गेनिक कंपाउंड की माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगी। इनिशियल स्टेप ग्लाइकोलिसिस शुरू में साइटोसोल के अंदर ही शुरू हो जाता है, बल्कि पार्शियल जो है उसकी ब्रेकडाउन ग्लूकोज की हम कहें कि हो जाती है। तो देखिए कहो क्या होगा, C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है, उसकी ब्रेकडाउन किस में हो रही है? पायरुविक एसिड में C3H4O3। ठीक है, पायरुविक एसिड जब बन जाता है, अब आगे से 2 तरीके हो सकते हैं। अगर उसको फ्री ऑक्सीजन मिलेगी तो वो क्या कहाँ पे जाएगी? एरोबिक रेस्पिरेशन में। अगर फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। बाकी ये जो तीनों स्टेप्स हैं, पायरुविक एसिड की बाद में ऑक्सीडेशन होना, क्रेब्स साइकिल, रेस्पिरेटरी चेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है और इसके लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी होता है, एसेंशियल होती है। जबकि ग्लाइकोलिसिस इन कंट्रास्ट, इसको ऑक्सीजन मिले तब भी ये काम कर लेगा, ऑक्सीजन ना मिले तब भी ये काम कर लेगा। अच्छा जी, अब ये साइटोसोल में ही क्यों होती है? क्योंकि जो इंजाइम्स इसकी ग्लाइकोलिसिस को परफॉर्म करने के लिए चाहिए। इंजाइम्स क्या होते हैं? जो रिएक्शन को स्पीड अप करवाते हैं, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने ग्लूकोज को कन्वर्ट कर लिया पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, अब पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स के आगे से 2 तरीके हैं। अगर उसको ऑक्सीजन मिलेगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन के तौर पे इसकी ब्रेकडाउन होगी। अगर एनारोबिक यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो इसकी ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेकडाउन होगी। अब देखते हैं कि अगर आप देखो पायरुविक एसिड में C3H4O3 जबकि ग्लूकोज में C6H12O6। ठीक है, अगर हम इसका हाफ करें तो हमारे पास C3H6O3 आना चाहिए था। यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन के हमारे पास कितने एटम आने चाहिए थे? 6। 4 क्यों आए हैं? क्योंकि 2 जो हैं वो जाके किसके साथ लग गए हैं? NAD के साथ लग गए हैं, और NAD को उन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया है? NADH2 में कन्वर्ट कर दिया है। इसीलिए पायरुविक एसिड में हमारे पास कितने आए हैं? C3H4O3। अब आगे देखें, हमें इन एक्शंस को परफॉर्म करवाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? इंजाइम्स चाहिए, तो इसको स्पीड अप करवाएं। कोएंजाइम्स चाहिए जो इंजाइम्स को आगे से हेल्प करेंगी, जो कि NAD है, जिस तरह से आप लोगों ने देखा। इसके साथ हमें क्या चाहिए? ATP चाहिए। ठीक है, ATP एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है
जिसमें हमें एटीपी मिलेगी, लेकिन बाद में मिलेगी। पहले हमें खुद भी इसको एटीपी देनी पड़ेगी। जिस तरह से अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पहले हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है, बाद में हमें प्रॉफिट मिलता है। उससे डायरेक्ट ही प्रॉफिट मिलना शुरू नहीं हो जाता। अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, बिजनेस में पैसे लगाओगे, मेहनत करोगे, फिर उसके बाद आपको क्या मिलेगी, वापस डबल पैसे मिलेंगे या पैसे मिलेंगे, जिस तरह भी मिले। तो इसकी भी 2 फेजेज हैं। पहला क्या है, प्रिपरेटरी फेज, यानी कि अभी इसमें ये तैयारियां करेगा, प्रिपरेशंस करेगा कि किस तरह से इसने अपने काम को स्टार्ट करना है। क्या काम है इसका, एटीपी को बनाना। उसके बाद सेकंड फेज है ऑक्सीडेटिव फेज, ठीक है, उसको पे ऑफ फेज भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम प्रिपरेटरी फेज को देखते हैं। प्रिपरेशन का मतलब है किसी चीज़ की तैयारी करना, फेज का मतलब है एक हिस्सा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि यूटिलाइज करेगा एनर्जी को, फॉस्फोरिलेशन, ठीक है, फॉस्फोरिलेशन कहते हैं एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। अब यहाँ पे देखें, पहले हम अपनी इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं। एक एटीपी का मॉलिक्यूल आएगा जो कि हमें से चाहिए था, लेकिन अभी हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको कहा है प्रिपरेटरी फेज। यहाँ पर हम इसको एक एटीपी का मॉलिक्यूल देंगे। वो एटीपी का मॉलिक्यूल जो कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, अपना एक फॉस्फेट ग्रुप इस ग्लूकोज को दे देगा, ठीक है। अब हम उसको खुद एनर्जी दे रहे हैं, अपना एक मॉलिक्यूल फॉस्फेट को दे देगा और खुद किस में कन्वर्ट हो गया, एडीपी में कन्वर्ट हो गया। जब ये फॉस्फेट का ग्रुप ग्लूकोज के साथ मिल गया तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। 6 यहाँ पे क्यों आया है, अगर हम ग्लूकोज को देखें तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन कंपाउंड है ग्लूकोज। क्योंकि इसकी 6 पोजीशन पे जाके फॉस्फेट ग्रुप लगा है, इसलिए इसको कहते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हर स्टेप के साथ एक एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम उसको स्पीड अप करवा रहे हैं। जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, फिर एक एंजाइम आएगा और वो इसकी कन्वर्जन कर देगा इसके आइसोमर में। आइसोमर ऐसे कंपाउंड को कहते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C6H12O6, फर्क आता है इनके स्ट्रक्चर में। तो जो एक मॉलिक्यूल, जो एंजाइम यहाँ पर आएगा, वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को किस में कन्वर्ट कर देगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया तो यहाँ पे फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट कैसे बनेगा। अब हम सेकंड एनर्जी दे रहे हैं इसको, खुद से एक एटीपी का मॉलिक्यूल। अब हम सेकंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसकी, एटीपी की। जब एटीपी यहाँ पर आएगा वो अपना फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे देगा। फॉस्फेट ग्रुप स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, हाई एनर्जी जो ग्रुप है, हाई एनर्जी बॉन्ड है, वो फॉस्फेट ग्रुप कहलाता है, ठीक है। तो जब ये फॉस्फेट ग्रुप इसको देगा तो अब ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। 1 का मतलब है कि अब पोजीशन नंबर 1 के ऊपर दूसरा फॉस्फेट अटैच हो गया, ठीक है, फ्रुक्टोज में। बाई का लफ्ज यहाँ पे इसलिए है क्योंकि अब यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप ये, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप ये, तो बाई फॉस्फेट यानी कि 2 फॉस्फेट इसमें अटैच हो गया। एक कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे, और दूसरा कौन सी पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे। यहाँ तक हमारे पास क्या बन गया, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। और वो एटीपी का मॉलिक्यूल जो हमने इन्वेस्ट किया था वो अपना फॉस्फेट ग्रुप देके खुद किस में कन्वर्ट हो गया, एडीपी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रिपरेटरी फेज पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें। अभी हमें इससे कोई आउटकम नहीं मिली, आउटपुट नहीं मिला। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, अब हमारे पास फिलहाल क्या बन गया, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। अब ये फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो कि 6 कार्बन एक चेन कह लो, मॉलिक्यूल कह लो है, अब ये टूटेगा, ठीक है। टूटेगा तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 बनेंगे, एक 3 कार्बन होगा और दूसरा भी 3 कार्बन होगा, ठीक है। तो वो 3 कार्बन स्प्लिट, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट स्प्लिट का मतलब है टूटना, इनटू 2 मॉलिक्यूल, 2 फ्रेगमेंट्स, 2 हिस्से हो जाएंगे इसके, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला, जो कि दोनों क्या है, 3 कार्बन 3 कार्बन। अब यहाँ पे भी कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, यहाँ पे भी कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। ट्राइयोस मॉलिक्यूल इसको कहेंगे, क्योंकि ट्राई का मतलब होता है 3, तो इसको क्या कहा गया, ट्राइयोस मॉलिक्यूल। क्या नाम है इस मॉलिक्यूल का स्टूडेंट्स, इसका नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरएल्डिहाइड। क्या नाम है, 3-फॉस्फोग्लिसरएल्डिहाइड। या इसको एब्रीविएशन हम किस तरह से कर सकते हैं, 3BgAl भी कर सकते हैं और G3P भी कर सकते हैं। G3P क्या है, ग्लिसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। एक तो हमारे पास ये बन जाता है जो कि फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का एक फ्रेगमेंट स्प्लिटिंग के बाद बना था, वो क्या है, ग्लिसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसकी एब्रीविएशन है G3P। तो आपने दोनों नाम याद रखने हैं। दूसरी तरफ इसी का मॉलिक्यूल जो है, इसी का फ्रेगमेंट, वो क्या बना रहा है, DAP बना रहा है। DAP क्या है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। अब ये 2 डिफरेंट चीजें बन रही हैं, लेकिन बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस ग्लिसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ही इसको बना दिया जाएगा एक एंजाइम की मदद से। तो लास्टली हमारे पास जो 2 चीजें बनती हैं वो क्या है, ग्लिसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट दोनों तरफ, यानी कि 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं।
बस ये जो डॉटेड लाइन आपको शो की गई है इसका मतलब है कि यहाँ तक हमारा प्रिपरेटरी फेज जो है वो कंप्लीट हो गया। आइसोमर्स जो है उसको इंटर कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि DAP और G3P क्या थे, एक दूसरे के आइसोमर थे। जिस तरह से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज थे, इसी तरह से ये दोनों भी आइसोमर हैं। तो एक एंजाइम ने आके DAP को भी किस में कन्वर्ट कर दिया, G3P ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। आगे जो हमारी स्टार्ट होने लगी है फेज वो है ऑक्सीडेटिव फेज। सबसे पहले देखें ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पे क्या होगी, या तो ऑक्सीजन की एडिशन हो या फिर रिमूवल हो इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन की। यहाँ पे रिमूवल हुई है इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन की, इसलिए इसको क्या कहा गया, ऑक्सीडेटिव फेज कहा गया। ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में से 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 हाइड्रोजन रिमूव होते हैं, यानी कि क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। जब इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन रिमूव होंगे तो वो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट में। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं ये किसको मिल जाएंगे, ये NAD पॉजिटिव को मिल जाएंगे, जो कि शुरू में आप लोगों ने पढ़ा था को एंजाइम है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन किसको मिल रहे हैं, NAD पॉजिटिव को मिल रहे हैं और NADH में वो कन्वर्ट हो रहा है। देखिए NAD था पहले, निकोटीन अमाइड एडिनाइड डाइन्यूक्लियोटाइड था, ठीक है। अब इसको NADH मिल गया, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन किसने लूज किए, G3P ने लूज किए। यानी कि यहाँ पे 2 काम हुए, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन हुई G3P ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। दूसरी तरफ NAD में एडिशन हो रही है हाइड्रोजन की, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, यानी कि हम ये कह सकते हैं इन शॉर्ट कि इट इज ए ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। मीनवाइल क्या हो रहा होता है, पीछे से एक फॉस्फेट ग्रुप आकर इसमें अटैच हो जाता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप रिएक्ट कर जाता है किसके साथ, इस G3P के साथ, या इसको PGAL भी कह सकते हैं, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के साथ। जब ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप रिएक्ट करता है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के साथ, तो वो क्या बना देता है, 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट। कि पहले से फॉस्फेट ग्रुप कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ था, 3rd पोजीशन पे लगा हुआ था, ऐसे ही है। अब 1st पोजीशन पे भी ये वाला जो नया फॉस्फेट ग्रुप आया वो 1st पोजीशन पे आके लगेगा, और क्योंकि अब 2 फॉस्फेट हो गए, एक 1st पोजीशन पे एक 3rd पोजीशन पे, तो इसको 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट कहते हैं। आपने हरगिज कंफ्यूज नहीं करना कि जिस तरह से ये फॉस्फेट ग्रुप आके ATP से लगा था वैसे ही यहाँ पर भी ATP से आके लगा, तो नो, ये मॉलिक्यूल के अंदर ही फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, वहां से आके लगा, तो इसको आपने मिक्स नहीं करना। जस्ट प्रिपरेटरी फेज में हमारे पास ATP की इन्वेस्टमेंट होती है, ATP को हम देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ATP को नहीं दे रहे, ये मॉलिक्यूल के अंदर ही फ्रीली फॉस्फेट ग्रुप पड़ा होता है, वो आके इसके साथ अटैच हो जाता है और इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट में। सेम ही दूसरी तरफ भी ऐसे ही हो रहा है। उसके बाद 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट क्या करता है, वो हाई एनर्जी फॉस्फेट जो ग्रुप है वो उसके अंदर कंप्लीट हो जाता है, बन जाता है। अब उसने उस फॉस्फेट ग्रुप को किसको वापस करना है, ADP को देना है। अब ये जो फॉस्फेट ग्रुप बना था ये किसको दे देगा, ADP को दे देगा। अब हमारा पहला प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि अब हमें क्या मिल रही है, एक ATP मिल रही है। तो हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप बना था कहाँ पे, PGAL पे, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड पे। उसके बाद वो फॉस्फेट ग्रुप किस में ट्रांसफर हो गया, ADP में, यानी कि एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट में। और ADP यानी कि डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट को जब तीसरा फॉस्फेट ग्रुप मिल रहा है तो वो क्या बना देगा, ATP। अब हमें ये प्रोडक्ट मिल गई है, हमें ये पे ऑफ फेज का पे मिल गई है, हमें एक ATP का मॉलिक्यूल, हाई एनर्जी कंटेनिंग मॉलिक्यूल मिल गया। उसके बाद क्या होगा, अब क्योंकि इसने अपना एक फॉस्फेट ग्रुप ADP को दे दिया तो खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक उसने किसको दे दिया, ADP को। तो एक फॉस्फेट ग्रुप रह गया जो कि कहाँ पे लगा हुआ है, 3rd पोजीशन पे लगा हुआ है। उसके बाद ये इसने कन्वर्ट हो गया 2-फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है। 3-फॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट हो गया, 2-फॉस्फोग्लिसरेट में, क्योंकि उसने अपना एक फॉस्फेट ग्रुप और किसको दे दिया गया था, ADP को दे दिया था। उसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जो है वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, और ये किस तरह से बनी है, इसने वाटर के मॉलिक्यूल को रिलीज किया है, लूज किया है, किसने, ये जो 2PG बना था, 2-फॉस्फोग्लिसरेट बना था, जब इसने अपने फॉस्फेट ग्रुप को लूज किया था तो ये क्या बन गया था, 2-फॉस्फोग्लिसरेट बन गया था। उसने अपने वाटर मॉलिक्यूल को जब रिलीज किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। इसकी हमारे पास एब्रीविएशन क्या है, PEP, ठीक है, एब्रीविएशन क्या है, PEP। अब क्या होगा, इस फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में
एक हाई एनर्जी बॉन्ड है जिसको हम फॉस्फेट बॉन्ड कहते हैं, वो जब रिलीज होगा यहाँ से तो वो किसको मिलेगा, जाके एडीपी को मिलेगा और उसके नतीजे में हमारे पास दूसरी हमारी प्रोडक्ट क्या बन रही है, दोबारा से एटीपी बन रही है। अब हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट फॉस्फोइनॉल में जब फॉस्फेट ग्रुप उसने रिलीज कर दिया तो क्या बन गई, पायरुवेट बन गई। ठीक है, क्या बन गई, पायरुवेट या पायरुविक एसिड। मीनवाइल सेम टू सेम एग्जैक्ट प्रोसेस इधर भी हो रहे हैं, इसके साथ भी हो रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स कि एसिड से एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड से अल्कोहल का बनना रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट। यहाँ पे अल्कोहल से हमारे पास जो है सॉरी एल्डिहाइड से जो ग्लिसर एल्डिहाइड था उससे क्या बन रहे हैं, एसिड बन रहे हैं। जहाँ पे भी लफ्ज एट आ जाए, प्रीफिक्स एट आ जाए, उसका मतलब है कि क्या है, एसिड है। तो एल्डिहाइड से एसिड का बनना ऑक्सीडेशन कहलाता है, इसलिए भी हम इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फेज कहते हैं। इसमें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन हुई है तो इसलिए भी हम इसको ऑक्सीडेटिव फेज कहते हैं। पे ऑफ फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमें एटीपी मिलते हैं। तो एंड प्रोडक्ट में हमारे पास एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और NADH बनता है। टोटल तो हमारे पास 4 बनते हैं, एक एटीपी यहाँ पे, दूसरा यहाँ पर, इसी तरह से सेम यहाँ पर हो रहा था तो तीसरा एटीपी हमारे पास ये बनता है और चौथा हमारे पास ये बनता है। लेकिन नेट प्रोडक्ट जो है वो 2 एटीपी ही कहा जाता है क्योंकि ये जो 4 बनेंगे इनमें से 2 तो वापस फिर किधर यूटिलाइज हो जाते हैं, ऊपर। ठीक है, प्रिपरेटरी फेज में। तो 2 मॉलिक्यूल एटीपी के बने और हमारे पास NADH के 2 मॉलिक्यूल बने और पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल बने। तो ये जो पायरुवेट बनता है इसका फॉर्मूला अगर आप मैंने शुरू में बताया तो ये हाफ होता है एग्जैक्टली किसके, ग्लूकोज के। CH8 होना चाहिए था लेकिन क्योंकि 2 मॉलिक्यूल जो है हमारे पास NAD के साथ चले जाते हैं, उसको NADH2 में कन्वर्ट करें तो थोड़ा सा वहाँ पे बैलेंस हो जाता है क्योंकि हाइड्रोजन किसके पास चले जाते हैं, निकोटीन अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड के पास। बाकी ये सारा बिल्कुल हाफ होता है किसके, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के। तो यहाँ तक हमारा जो है सेलुलर रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक फिर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।